बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज जो है हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेशियो से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रोफेशनली भी बहुत काम आता है ये। और वैसे भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है। रेशियोज वो आपसे पूछता है, जो रेशियोज मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने फॉर्मूला वही याद करना है और उसी से ही आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज आ जाते हैं। लेकिन जो आपको आपका कैमरे सिस्टम है वो आपको बाउंड करता है कि जो फार्मूला उन्होंने आपको सिलेबस में बता दिया है आपने उसी को ही फॉलो करना है। इसके अलावा कोई और दूसरा या तीसरा फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो जो फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आपने उन्हीं फार्मूलाज को अडॉप्ट करना है और उन्हीं फार्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियोज क्या होते हैं। बेसिकली रेशियोज होते हैं डिफरेंट। जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं या जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो वो बेसिकली जो कैलकुलेट किया जा रहा होता है वो एक्सटर्नल लोगों के लिए कैलकुलेट किया जा रहा होता है, वो अपने लिए कैलकुलेट नहीं किया जा रहा होता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नली क्यों हम ये सारी चीजें बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जिससे आप कहते हो, ये हम इस वजह से बना रहे होते हैं ताकि हम इन्हें आगे जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, जो स्टेक होल्डर्स हम हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन लोगों को हम अपनी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो शेयर करें, ताकि ताकि लोग जो है वो या कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आए। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता हूं तो उससे पहले मैं कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस को लाजमी लाजमी स्टडी करूंगा कि आइदर के कंपनी अपने प्रीवियस 5 इयर्स तक या 3 इयर्स तक प्रॉफिट में चल रही है कि नहीं चल रही है। उसको लॉस तो उस कंपनी को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये देखते हुए मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर मैं कंपनी की बैलेंस शीट देखूंगा। कंपनी की बैलेंस शीट में देखूंगा कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है। फिर उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर कंपनी के एसेट्स कम है, कंपनी की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कंपनी की शेयर कैपिटल कम है, तो इट मीन्स कि मुझे ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जो ऑलरेडी लाइबिलिटी के अंदर है, जो जिसने लोगों के ऑलरेडी जो है वो अच्छा खासा पैसा दे रहा है। तो मैं वहां पर इन्वेस्ट करके अपना पैसा बचाने वाली बात कर। तो ये रेशियोज वहां पर आपके लिए काफी हेल्प आउट करते हैं आपको कि आप जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको सही से स्टडी कर सको और ताकि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सको। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई सप्लायर हूँ और मैं सप्लायर उस कंपनी के लिए उस कंपनी के साथ में बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैं सप्लाई जो है वो उनको सप्लाई करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं कंपनी की बैलेंस शीट देखूंगा कि अपने पेबल्स का जो इनका ट्रीटमेंट है वो क्या है, कि कितने अरसे में ये पेमेंट कर देते हैं, पेबल ज्यादा तो नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पर ये रेशियोज जो है ना वो यूज होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियोज का। इसको हमने स्टडी करना है और पेपर में भी आ रहे होते हैं। शुरू में इसकी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग डायरेक्टली पास पेपर्स की तरफ जाएंगे और पास पेपर्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम रेशियोज को डिस्कस करते हैं। जो आपके पास सबसे पहले रेशियो आ रहा है वो आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले जो आपके पास रेशियो आ रहा है वो आ रहा है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने प्रॉफिट का डिफरेंट चीजों के साथ। यानी कि अपने प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का कॉस्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है,
अपने रेवेन्यू का एक्सपेंसेस के साथ जो है वो कंपैरिजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंपैरिजन किया जाता है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंपैरिजन किया जा रहा होता है। तो इसमें आपके पास जो सबसे पहला रेशियो आता है, जो सबसे पहला रेशियो आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये सबसे पहला रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन आपके रेवेन्यू के साथ, ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन आपके रेवेन्यू के साथ जो होता है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, आप सबको पता होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आपने पहले भी निकाला होगा। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट आता है जो आपका रेवेन्यू होता है ना, मीन्स की जो आपकी सेल्स होती है, उस सेल्स में से अगर आप अपनी सेल्स की कॉस्ट हटा देते हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा देते हो, तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। मीन्स के अगर मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो 1 लाख रुपीज की सेल कर रहा हूं, तो ये मेरा रेवेन्यू है 1 लाख का। और जो मैं सेल कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट मुझे कितने की पड़ी थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, सपोज कर लीजिए कि उसकी कॉस्ट थी 80,000। इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वो कॉस्ट जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, उसको आप कहते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने माइनस किया तो आपके पास 20,000 का क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि आपने अपने रेवेन्यू में से अभी सिर्फ अपनी कॉस्ट हटाई है, कॉस्ट को माइनस किया है। ग्रोस प्रॉफिट वही होता है ना, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस भी इसे आप कह सकते हो कि अभी आपने इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया है, आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का जो पोर्शन था, जो आपकी कॉस्ट का पोर्शन था, आपने जस्ट वो माइनस किया रेवेन्यू में से। देखो अभी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है, बैड डेट्स होता है, सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे पास बहुत सारे जी जी। एक्सपेंसेस होते हैं। अभी मैं उन एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं अपनी सेल्स में से अपनी कॉस्ट को हटा के देख रहा हूँ कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। जी। तो इसे आप कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, आपका जो कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पर आप अपने रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो आपका रेवेन्यू है उसमें आपके ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। अगर आपका जी। रेवेन्यू जो है वो 100% का है, तो उसमें जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है दैट इज 20,000। तो यानी कि 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कंपैरिजन आपने यहाँ पर किसके साथ किया है? अपने रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन किया है। बेसिकली ये जो यूज हो रहा होता है, दिस रेशियो इज मेजर्ड नॉर्मली। जो आपके एक्सटर्नल लोग होते हैं वो इस रेशियो को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो आपके एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, यानी कि आपके जो शेयर होल्डर्स हो गए, वो जो है नॉर्मली इस अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर रेवेन्यू, जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है। ठीक है। तो ये ठीक है। बेसिक जो फार्मूला आपको ये बता रहा है कि जो आप गुड्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। क्लियर? क्लियर। फिर सेकंड हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है वो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप या मार्कअप। पहले हमने मार्जिन पढ़ा है, अब हम जी। मार्कअप।
अब हम मार्कअप पर, इसमें मार्कअप किसे कहते हैं? मैं बता रहा हूँ। मार्कअप बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा है यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूला में हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे थे, प्रॉफिट और रेवेन्यू के साथ हम कंपैरिजन कर रहे थे। जी। ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट और रेवेन्यू के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे, बल्कि आप कंपैरिजन करोगे प्रॉफिट और अपनी कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करोगे। अच्छा। प्रॉफिट और कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करोगे, उसको आप कहते हो मार्क अप। मार्कअप ठीक में, है। मार्कअप में जो नॉर्मली हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो वो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा। कॉस्ट ऑफ सेल भी कर सकते हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कर सकते हो, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब ठीक अब है। प्रॉफिट का कंपैरिजन हो रहा है उसकी कॉस्ट के साथ, प्रॉफिट का कंपैरिजन हो रहा है उसकी कॉस्ट के साथ। ये नॉर्मली जो है वो इंटरनली यूज हो रहा होता है, इंटरनली यूज हो रहा था। जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो ये फॉर्मूला यूज करती है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला वो एक्सटर्नल्स के लिए होता है, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स वाले लोग से होता है। लेकिन जो आपका मार्कअप होता है ये आपकी मैनेजमेंट होती है। बेसिकली मैनेजमेंट ने कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, एक्सटर्नल ने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना, आपके शेयर होल्डर्स ने आगे कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना, आपकी मैनेजमेंट ने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो वो फिर रेवेन्यू को नहीं कि भाई हम इतना रेवेन्यू अर्न करेंगे उसमें हमें इतना प्रॉफिट होगा, नहीं, हम इतनी हमारी जो कॉस्ट है उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पर बेसिकली कंपैरिजन हमारी कॉस्ट के साथ हो रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट में सेल करता हूँ और उसकी कॉस्ट जो है वो अगर 80,000 है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 का होगा। तो यहाँ पर अब जो कंपैरिजन हो रहा है वो आपके रेवेन्यू के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कंपैरिजन रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, वो क्या था, मार्जिन था। मार्जिन में हमेशा याद रखना कि रेवेन्यू के साथ कंपैरिजन होगा, और मार्कअप में हमेशा याद रखिएगा, मार्कअप में आप अपनी कॉस्ट के साथ जो है वो क्या करते हो, कंपैरिजन। और ये ज्यादातर देखो कहाँ यूज हो रहा होता है, ये आपका क्या था, एक्सटर्नल के लिए था, ये इंटरनल के लिए मार्कअप। ये इंटरनल के लिए, ठीक है। और ये आपके इंटरनल के लिए। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, देखो ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है, लेवल ऑफ कंपटीशन को देखकर भी यूज हो रहा होता है। लेवल ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट भी होता है। प्राइस स्ट्रेटेजीज, यानी कि प्राइस को सेट करने के लिए भी होता है। ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इसको। हाँ, मतलब कि आप इनका यूजेज देख सकते हो कि कहाँ कहाँ इनका यूज कर सकते ठीक है।
लेवल ऑफ कंपटीशन में क्या होता है, जब आपके पास कंपटीशन आता है तो आपको अपनी सेल्स को डिक्रीज करना होता है। तो तभी आप मार्केट के अच्छा। अंदर जो है वो मीट कर सकते हो, चल सकते हो, मार्केट को मीट कर सकते हो। तो उसके लिए आप अपनी सेल्स को डिक्रीज करते हो, तो वहां पर भी आपके ये फार्मूलाज यूज होते हैं कि चलो सेल्स को डिक्रीज किया तो अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, या कॉस्ट तो आपकी वही है ना। कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि सेल्स जो है ना वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, कंपटीशन कॉस्ट आपकी वही रहती है। या लेवल ऑफ डिमांड की अगर बात करते हैं, लेवल ऑफ डिमांड में देखो, अगर आपकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी, अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होगी ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा सेल करोगे, आप सेल प्राइस को इंक्रीज करोगे। लेकिन तब भी आपकी जी कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्राइस स्ट्रेटेजीज के अंदर जब आप कोई प्राइस अपनी प्रोडक्ट की कैलकुलेट करने जा रहे होते हो तो प्राइस ये बात देख करके रखी जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रॉफिट कितना होगा। उसके हिसाब से उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, हम अपनी प्राइस को सेट करते हैं। एक कोई भी प्रोडक्ट मैं बना लेता हूँ, उसको जब मैं बेचने जाऊंगा मार्केट में, तो जो उसकी मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा वो मैं कॉस्ट और प्रॉफिट को देखते हुए रख रहा हूँ कि ऐसी कॉस्ट हो जी और कितना मेरा प्रॉफिट हो। देखो इस प्रॉफिट में से मुझे और भी एक्सपेंसेस जो है ना वो निकालने हैं। अभी अभी मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया, अभी मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट। हम अब ग्रॉस प्रॉफिट में से तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अपने निकालते हो ना, तो मुझे उतना जी प्रॉफिट सेट करना है कि जिसमें मेरे अदर एक्सपेंसेस है वो भी निकल जाए। तो प्राइस स्ट्रेटेजीज जी इस तरह से रखी जाती है कि लेवल ऑफ कंपटीशन में या लेवल ऑफ डिमांड में, या फिर प्राइस स्ट्रेटेजी जब आप बना रहे होते हो तब। तो ये आपके क्या हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर दो फार्मूलाज हो गए, एक तो मार्जिन हो गया और एक हो गया मार्कअप। मार्जिन में हम क्या जी करते हैं कि रेवेन्यू को डिनोमिनेटर बनाते हैं, और मार्कअप में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को डिनोमिनेटर बनाते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू। इसमें क्या होता है कि अब आप कंपैरिजन करते हो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का। जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं अदर देन कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी फॉल इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, in which included depreciation expense, bad debt expense, administrative expense, marketing expenses, salary expenses, insurance expenses, rent expenses। ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेशन, जो बिजनेस के ऑपरेशन को रन करने में हेल्प कर रहे होते हैं हमें। जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, उसको जब हम रन करते हैं तो रन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस हमें करने होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपैरिजन होता है उसका रेवेन्यू के साथ, कि रेवेन्यू क्या है उसको डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हो आप 100 के साथ। क्लियर है बात? क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई आपको? जब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास, नेक्स्ट रेशियो आ जाता है आपका प्रॉफिट मार्जिन का, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। पहले हमने देखो पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो,
तो ग्रॉस प्रॉफिट जी। नहीं, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की। नंबर 4 पे है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी बात होगी मार्जिन की, जब भी बात होगी मार्जिन की, तो हमेशा रेवेन्यू डिनोमिनेटर में आएगा। रेवेन्यू आपका डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात हुई, डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा, रेवेन्यू को लिखा। तो यहाँ पर बिल्कुल। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू। और न्यूमिनेटर में अब प्रॉफिट की बात हो रही है, तो फिर वो नेट प्रॉफिट आएगा फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो उस साल का प्रॉफिट होगा, उसको आप रेवेन्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। ये प्रॉफिट या ये रेशो आपको शो करता है, ये रेशो आपको शो करता है कि आपको कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यानी कि आप कितने अपने एक्सपेंसेस हटाने के बाद आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट ठीक फॉर है। द ईयर मतलब तमाम एक्सपेंसेस, आपने कॉस्ट टू सेल भी हटा दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हटा दिए। अब आपका प्रॉफिट आपके रेवेन्यू से कितना परसेंटेज है, उसको आप देखते हो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, जो आपके पास लास्ट है मार्जिन में। हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रेवेन्यू। मार्कअप में क्या होता है, डिनोमिनेटर में रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ सेल आती है, यहाँ पर क्या आएगा, रेवेन्यू। जी। अब लास्ट है आपके पास फिफ्थ पे, रिटर्न। ऑन कैपिटल और एम्प्लॉयड। जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स के ROCE, परसेंटेज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है कि देखो आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट में आपने बहुत सारे अपने जो है वो कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉय करने का मतलब ये आपने पैसा अपना लगाया हुआ, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई। तो जो आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका रिटर्न आपको कितना मिले। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको शायद अच्छे से समझ में आए। मैं अगर बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ अपना एक अमाउंट, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि बैंक मुझे रिटर्न कितना देगा। तो वो जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, फिर मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ कि मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ। मैंने जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 14% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो जो मैंने इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, जो मैंने कैपिटल लगाया है, उसके बदले में मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है पूरे साल के अंदर, जो मैं बिजनेस एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म कर रहा हूँ, इतना पैसा मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, उससे मुझे रिटर्न कितना मिलता है। देखो इसका ना, इसमें होता ये है कि आप जब ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो आपके पास ना कंपैरिजन हो जाता है डिफरेंट, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको अवेल करने के लिए। जैसे एक ऑप्शन है कि मैं बिजनेस करूं और मुझे प्रॉफिट अर्न हो। एक ऑप्शन ये है कि मैं बिजनेस ना करूं, सिंपल सा मैं एक काम करूं, एक बिल्डिंग बनाऊं और बिल्डिंग बनाकर और वहां पर वो सारे के सारे फ्लैट्स या पोर्शन जो है वो मैं रेंट आउट कर दूं, तो वहां से भी मुझे एक इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। एक ऑप्शन जी। ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है कि मैं क्या करूं कि बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर दूं और बैंक मुझे रिटर्न देता रहेगा। अब इसके लिए जी। ये तीन ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, अब ये तीन ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं किस किस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि मैं कैपिटल कितना एम्प्लॉय कर रहा हूँ, बिल्डिंग बनाने में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, या बिजनेस करने में जो मेरा इन्वेस्टमेंट जा रही है, या जो बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट रखने में जो मैं अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ,
और उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है उनकी मैं परसेंटेज निकालूंगा, जो सबसे ज्यादा रिटर्न होगा मैं वहां पर इन्वेस्ट करूंगा। क्या पता मे जी भी जी। ऐसा हो कि मैं बिजनेस करने से ज्यादा अच्छा मेरे पास एक चांस ये हो कि मैं बिल्डिंग बना के रेंट आउट कर दूं, वहां पे मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले। जी। तो इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। कि आप जो कैपिटल ठीक है। एम्प्लॉय कर रहे हो बिजनेस के अंदर, जो आप अपना पैसा बचा रहे हो बिजनेस के अंदर, उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। वो जो रिटर्न अच्छा ठीक मिल रहा है उसको आप फिर अपनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ कंपेयर करते हो कि आइधर मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो रिटर्न ऑन हम्म। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उसको डिवाइड करवाते हो आप कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। एंड मल्टीप्लाई कर देते हो आप 100 से। अब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसके देख लो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इशूड शेयर्स, यानी कि मार्केट में आपने कितने शेयर्स इशू किए हुए, इशू शेयर्स, क्योंकि उससे आपको फाइनेंस जनरेट हुआ होगा, आपके पास कब पैसा आया जो आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, प्लस आपने रिजर्व में अपना कितना पैसा रखा हुआ है, कितना अमाउंट रखा हुआ है, जो आपके रिजर्व्स हैं, प्लस आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज नहीं, पेएबल नहीं, अर्नड नहीं, जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उसको शेयर इशू जो आपके कर चुके हैं, यानी कि इसको आप शेयर कैपिटल भी कहते हो। शेयर इशू का मतलब होता है शेयर कैपिटल। प्लस जो आपके रिजर्व है उन सबको आप प्लस कर लेते हो, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फॉर द ईयर जो भी आपको गिवन होता है उससे डिवाइड करते हो, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, इसमें से कोई सवाल है तो पूछो। नहीं नहीं। क्लियर हो गया सब? जी। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपने उस ठीक है। क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला को अप्लाई करना है, और आपने ये रेशियोज जो है ना वो कैलकुलेट करके बताने हैं मुझे। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेवेन्यू आपके पास है 9600 और $7000। ये सपोज कर लो 2025 है और ये 2026 ईयर। इतना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो आपकी 5088 है डॉलर, और 4130। कॉस्ट ऑफ सेल आप माइनस करते हो तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा 4512 और 2870। फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
सपोज कर लो 211, टू आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1750, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा आपका 2400, 1120। और फिर आप इंटरेस्ट ले लो अपना, इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका 600 और 675। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1800 और 445। अब आपने ना शुरू के तीन फार्मूलाज मुझे कैलकुलेट करके दिखाने, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक ग्रॉस है। प्रॉफिट मार्कअप, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मत करना, बाकी जो इनिशियल फोर फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं ना, वो आपने मुझे कैलकुलेट करके बताया। ठीक है। कर लोगे? हाँ। अच्छा, साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड का भी ले लो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसके अंदर एक और एडिशन कर देता हूँ। ये वो, होमवर्क में है। हाँ ये होमवर्क में, ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी कह लो या कैपिटल कह लो, या शेयर कैपिटल कह लो। शेयर कैपिटल आप कह लो कि आपका है 12,000, और 12,000 सेम रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। और जो आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, वो है 8,000 और 9,000। सारे फार्मूलाज आपने मुझे कैलकुलेट करके रखा। ठीक है। ठीक है? कर ठीक है, लोगे? करूँगा। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपने, और कोई काम नहीं है, सब चीजें गिवन है इसके अंदर। जी। तो ये आपका रहा होमवर्क, ये आपने मुझे करना है। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा, लेकिन ठीक ट्राई है। ना। ये 2-2 साल के हैं। जी, दोनों साल का आपको करना है, 2025 का भी और 2026 का। ठीक है। तो फिर हम कंपैरिजन कर सकेंगे ना कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, पिछले साल में कितना था। जी जी। ठीक है? और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं। तो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह ओके। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।